ठीक है। तो इन द लास्ट क्लास सर मैं भी लगा नहीं पाई थी कल क्योंकि मुझे भी फीवर था। अरे वाह राधिका, तुम्हें भी फीवर आ गया, बहुत अच्छा, बिल्कुल कोइंसिडेंस आ गया। खैर चलिए, तो आई होप अगर आपने क्लास किसी वजह से, किसी जेन्युइन वजह से आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप उसको अच्छे से करना चाहते हैं, कि आप उस लेक्चर के नोट्स को देखें, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें और उसके बाद कोई डाउट हो तो अपने टीचर से उसको पूछें, सो दैट आप पीछे लैगिंग ना करें। कल के क्लास में हमने बताया था कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या होता है, उसको डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस सिस्टम, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट चार्ज से, फिर कंटिन्यूअस चार्जेस का निकाला था। कंटिन्यूअस चार्ज में क्या क्या था, लाइन चार्ज था, शीट था, स्फीयर था, और हॉलो स्फीयर था, हॉलो कंडक्टिंग, ये सारी चीजें थी। आई होप यू रिमेंबर दैट। आपको याद आ रहा है क्या वो सारी चीजें? जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट याद होगा आपको? यस सर। ठीक, उसके बाद हमने फिर पोटेंशियल में भी यही सारा काम किया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल। तो हमने कल आपको बताया था पोटेंशियल, कोई बात नहीं चिल्ड्रन, व्हाटएवर इज देयर, अब जो हो गया, नाउ कंटिन्यू द क्लासेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग हमने कल डिस्कस कर लिया था, और पोटेंशियल ड्यू टू आर्क, सॉरी ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू आर्क और पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में दो तरह के स्फीयर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में था, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और फिर हम हॉलो स्फीयर। और ये आज हम इंशाल्लाह आज चैप्टर का पोटेंशियल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल हम सिर्फ इस पे क्वेश्चंस करके कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीक में हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इट मींस आपका नेक्स्ट वीक में ये दोनों चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके इस तरह से 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे आगे देखते हैं। जरा एक प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है, जरा इस प्रॉब्लम को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है और उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और इस यानी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज डेल्टा यू भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अब ये कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज क्यू, एक कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है सेंटर पे, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी चारों तरफ। In the electric field of charge, another charge is carried from A to B, A to C, A to D, A to E. एक चार्ज को 4 तरह से अलग अलग जगह पे ले गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्क डन के बारे में क्या होगा, किस पाथ पे मिनिमम होगा, किस पाथ पे मैक्सिमम होगा, which is the correct option। आपका जो चार्ज कैपिटल क्यू है वो सेंटर पे रखा गया है। What is the work done in this problem? Okay, very good, बहुत अच्छा राधिका। और लोग जवाब दे। बेटा मैं आपको एक हिंट दे दूं कि वर्क डन बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और हम वर्क डन को क्यू डेल्टा वी भी लिखते हैं। तो 2 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन दिया, राधिका गुप्ता और दीक्षांत कौशिक ने, और सिमरन ने भी, दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर। 3 स्टूडेंट्स ने, मानसी और सीमा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो 5 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। डिम्पल ने भी, दे आर गिविंग द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। द करेक्ट आंसर इज डी। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि ए पे जाओगे और बी पे जाओगे, ये रेडियस हो जाएगा क्या? तो आपको पता होगा वर्क डन क्या होगा, क्यू डेल्टा वी, और क्यू डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस यूवी इनिशियल। और आपको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो क्या चारों पॉइंट्स का पोटेंशियल, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का, क्या इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा? बिकॉज इनका डिस्टेंस सेंटर तो सेम है। हाँ जी बोलिए। यस, एम आई राइट? तो आई कैन से, क्या इसको मैं इक्वी पोटेंशियल लाइन बोल सकता हूँ क्या? इक्वी पोटेंशियल मीन एक ऐसा लाइन, एक ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल, सेम होगा। तो आई कैन से दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जब इनिशियल और फाइनल ए और बी का पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए और सी का पोटेंशियल भी सेम है तो इस तरह से मुझे डेल्टा वी क्या मिलेगा, 0। सो वर्क डन क्या मिल जाएगा, 0। तो इट विल बी 0 अलोंग ईच पार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अगर आपने इस प्रॉब्लम को नोट कर लिया, आप लिख लीजिएगा
because the potential at each point A, B, C, D, E will be same. और दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं कि the work done does not depend on the path for a electrostatic force. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े हम लोग. Yes, sir. एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जरा इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर. तो इसमें कह रहा है कि किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं. अब कह रहा है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू चार्ज के बीच में क्या रिलेशन हो सो दैट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बिकम जीरो. सेंटर का पोटेंशियल जीरो हो जाए तो क्या रिलेशन होना चाहिए. ओके, वेरी गुड. राधिका हैज गिवन द ऑप्शन. राधिका ने ऑप्शन दिया है, देखते हैं क्या आंसर होगा. देखिए बेटा, जो पढ़ रहा है उसका डिफरेंस दिख रहा है, एटीट्यूड से डिफरेंस पैदा होता है. The students who are serious, who are studying, they are giving the performance, they are giving the result, they are giving the response also. बहुत छोटा प्रॉब्लम है बेटा, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. स्क्वायर के चार कॉर्नर पे. ओके, दीक्षांत और यशपाल दोनों लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड. सीमा ने भी आंसर दिया. तो माइनस क्यू इधर क्या हो गया, स्मॉल माइनस क्यू, इधर हो गया 2q, इधर हो गया 2 कैपिटल क्यू सेंटर पे. अब आपको पता होगा बेटा सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, a/√2. इट मींस चारों चार्जेस का डिस्टेंस क्या होगा, सेम. तो आप पहले चारों चार्ज के सेंटर से पोटेंशियल निकालो. तो ये हो जाएगा k माइनस क्यू बाई डिस्टेंस प्लस k 2q बाई डिस्टेंस प्लस k 2q बाई स्मॉल q बाई डिस्टेंस माइनस क्या है. अब एक बार ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, माइनस k/q बाई डिस्टेंस. इसको जीरो के बराबर कर दो. अब आप देख सकते हैं k कॉमन है, k से k कैंसिल कर देंगे, r से r कैंसिल कर देंगे क्योंकि चारों का डिस्टेंस क्या है, सेम. तो 2q इधर बन गया माइनस q प्लस 2q इज इक्वल टू प्लस 2q माइनस q. तो ये बन गया 2q माइनस q और ये बन गया क्या, प्लस q. जीरो. तो मुझे जो आंसर मिल गया q इक्वल्स माइनस q. वेरी गुड. यस, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. किसका आंसर है, हर्षिता. वेरी गुड बेटा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. q इज इक्वल टू माइनस q. पोटेंशियल सेंटर पे निकाल के आपने जीरो के बराबर कर दिया. समझ में आया क्या बेटा, बहुत आसान प्रॉब्लम था. Yes. अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि पोटेंशियल पे सिमरन वेरी गुड जीरो है, तो अगर हम पूछे व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर, इंफिनिटी से सेंटर पे लाने पे क्या होगा वर्क डन, Zero. यस वेरी गुड. इंफिनिटी का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो. सेंटर का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो. वर्क डन का फॉर्मूला क्या बेटा, एक्सटर्नल होगा क्यू डेल्टा वी. क्यू डेल्टा वी क्या लिखोगे, वी सेंटर माइनस वी इंफिनिटी. क्या जीरो आ जाएगा. अच्छा, क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, No, sir. वेरी गुड. किसी भी पाथ से लेके आएंगे वर्क डन सेम आएगा, जीरो आएगा. ओके, चलिए आगे बढ़े क्या हम लोग. Yes, sir. शॉर्ट में आपने नोट कर लिया अपने नोट्स कॉपी में, शॉर्ट हैंड में क्या क्या इंफॉर्मेशन है. Yes, sir. ओके ठीक है. अब देखो बेटा, एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है. अगर एक पॉइंट चार्ज आपको हम दे रही है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्राफ पे क्वेश्चंस पूछेगा कंपटीशन में. अगर एक मैं पॉइंट चार्ज क्यू दे दूं और एक आर डिस पॉइंट पी ले लूं आर पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर. अब देखिए फर्क क्या था, ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, इट वाज सिंपल अलजेब्रा. और ये वेक्टर क्वांटिटी था, इसमें डायरेक्शन था. डायरेक्शन क्या था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ. तो आप यहां से देख सकते हैं बेटा, यू कैन वेरी इजीली सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है और जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है. तो अगर आपसे पूछे कि बताओ फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा ग्राफ सही है इलेक्ट्रिक और उसके लिए पोटेंशियल के लिए, ग्राफ याद रखिएगा. तो बेटा देखो, अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो r स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा r से.
जैसे एग्जांपल ले लो, अगर तुम r ले लो 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर छोटा होगा 0.1 से, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, और लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा, आर स्क्वायर बड़ा होगा 1 से। एग्जांपल ले लो, r की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर बड़ा होगा 2 से। तो आप देख सकते हैं कि जब ये वैल्यू r जो है 1 से कम है, 1 से कम है, तो कौन ज्यादा ऊपर है, विच इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है, डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, समझ ना, डिनोमिनेटर में कम होगा तो वैल्यू बड़ा होगा। और जब 1 से आगे चले गए तो कौन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सॉरी पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। ये ग्राफ याद रखेगा, और इक्वल टू 1 रखोगे बेटा तो r इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखिएगा। लेस देन 1 पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी पोटेंशियल से, और मोर देन 1 पे क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैग्नीट्यूड वाइज की बात होगी। ये किसके लिए बना मैंने, पॉइंट चार्जेस के लिए बना हुआ, एनसीईआरटी का फिगर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन एनी एग्जाम। आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है और कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि एक ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए। आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, और इसको जल्दी से आप नोट करिए अपनी कॉपी में। यस सर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, तो मुझे हिंट दे दीजिएगा क्या है, आप नोट देता हूँ। r लेस देन 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जब डिस्टेंस 1 से कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी इससे, पोटेंशियल से। और डिस्टेंस जब r से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा पोटेंशियल से। और जब r इक्वल टू 1 मीटर होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं पहले r लेस देन 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ ऊपर है और पोटेंशियल वाला नीचे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है पोटेंशियल कम है। r मोर देन 1 पे पोटेंशियल वाला ग्राफ ऊपर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ नीचे आ गया, मतलब पोटेंशियल इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यस सर, डन हो गया। डन, चलिए ठीक है। अब आते हैं जरा अपने टॉपिक पे। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था। रिंग की वजह से बेटा, रिंग की वजह से अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर की बात करें तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो तो 0 आता था। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता, के क्यू बाई कैपिटल आर। और एक्सिस पे जब हमने बात की थी, एक्सिस पे रिंग के एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर, विच इज इक्वल टू अमट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकाला था, ये हमने कल कर लिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ। ठीक है बेटा, आगे बढ़े क्या, ये हमने कल क्लास में किया था, अगर आपने नोट किया। अच्छा ये बताना, ये मैक्सिमम कब होता है, r इज इक्वल टू, जब डिस्टेंस जो होता है r/√2 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। x इज इक्वल टू r/√2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। याद आ रहा होगा आई होप आप सबको, जब x की वैल्यू r/√2 होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आ जाएंगे उसके बाद आज इस चैप्टर के डेरिवेशन पे। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा तो मैं आगे बढ़ू क्वेश्चन की तरफ, चले आगे। यस सर। ठीक है बेटा, चलो अब देखो एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। एक रिंग है बेटा, एक रिंग है और उसका रेडियस है, रिंग का रेडियस है, रिंग का रेडियस दे रखा 3r। एक पॉइंट P है और रिंग के ऊपर चार्ज दे रखा है Q, और एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस उसके सेंटर से एक्सिस पे कितना 4r। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा हूं व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग इसके स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। इंफिनिटी से पी पर ले आने में एक स्मॉल क्यू चार्ज के कितना वर्क डन करना पड़ेगा? व्हाट विल बी द वर्क डन? मैं आपको हिंट दे दूं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस डेल्टा यू। अगर कंजर्वेटिव की बात करें, एक्सटर्नल की बात करें तो ये होगा क्या? डेल्टा यू के बराबर। और डेल्टा यू मैंने कल आपको बताया था, परसों भी बताया था, क्यू डेल्टा वी के बराबर होता है। ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा, कंजर्वेटिव का माइनस डेल्टा यू, एक्सटर्नल का प्लस डेल्टा यू। अब आप जरा इंफिनिटी का पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है? 0। पॉइंट पी का पोटेंशियल निकाल लो और माइनस कर दो, क्यू वी एफ माइनस वी। जल्दी से करिए इसको। क्या आप पॉइंट पी का पोटेंशियल निकाल सकते हैं बेटा? पॉइंट पी का रिंग वाला फॉर्मूला लगाओ पोटेंशियल का। क्या बात है, बहुत सन्नाटा छा गया। सर आप ही करवा दो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व। करवा, अरे बेटा बिल्कुल करवा देंगे, लेकिन आप कोशिश तो करो। पॉइंट पी का पोटेंशियल फॉर्मूला नहीं लगा सकते? आपको ये डिस्टेंस निकालना ना, ये वाला। क्या लिखते हैं इसको? रिंग की आर की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या? 4r। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3r। तो अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस कितना आएगा? नहीं निकाल सकते आप लोग क्या? सर अगर निकाल सकते हैं। हाँ बोलो बोलो बताओ। तो के क्यूब, अगर पी का पोटेंशियल में निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ा, क्या होगा? के चार्ज ऑफ रिंग अपॉन अंडर रूट 3r स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स कितना है? 4r स्क्वायर। 3r कितना हो गया? 9r स्क्वायर प्लस 4 कितना? 4 का स्क्वायर 16। तो ये नीचे आ गया मेरे पास अंडर रूट 25r स्क्वायर। 25 का रूट 5, तो क्या ये के क्यू बाई 5r नहीं बन गया? के क्यू बाई 5r। अच्छा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मानते हैं आप लोग? 0। तो आप इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के कहां पे लाए? मैंने बहुत दूर से चार्ज को लाके पी पे रख दिया, रिंग के एक्सिस पे। ये रिंग का एक्सिस था। तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला नहीं आ जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यू, जो चार्ज आप लेके आए हैं, इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होगा? फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियली कहां पे था? इन्फिनिटी पे था। अब पी का पोटेंशियल तुम्हें पता है कितना आ गया? के क्यू बाई 5r। और इन्फिनिटी का क्या? 0। तो फाइनली वर्क डन कितना आ गया? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 5r। ओके, यस सर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत आसान था, कुछ नहीं था प्रॉब्लम में। ठीक है बेटा, तो ये हमने निकाल लिया वर्क डन। यस सर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। चलिए अब हम नया टॉपिक निकालते हैं। आप लिखिएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सर उससे पहले हमें एक ऐसा क्वेश्चन और डाल दो जिसे हम सॉल्व करें। ठीक है, चलिए बेटा देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं, हो सकता है कि आप लोग, अगली क्लास कब है सर की? कल मेरी क्लास होगी। मैं तो क्वेश्चंस बहुत करा रहा था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि सर आपका सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है, आपने अभी तक बहुत कम चैप्टर्स कराए हैं। ठीक है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो फिर मैंने कहा कि सर बिकॉज चैप्टर ऐसा है, पहली बार है,
और मैंने जो ये बोल रहा था शायद उसको फिजिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि भाई हर चैप्टर का टाइम बराबर थोड़ी लगता है। शुरू में आप ज्यादा टाइम लगाते हैं और जब एक बार भाई समझ में आता है तो आप बहुत तेज। मैं आप देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर में समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना तेज कवर हो रहा है कि नहीं? यस कैपेसिटर और तेज कवर होगा। आप दूसरा चैप्टर देखेंगे इतना तेज कवर होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। तो जो भी लोग थे, चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से थे चाहे स्टूडेंट की तरफ से, तो जब उन्होंने बोला कि भाई आप जो है सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कराने होंगे। भाई मैं तो सिखा रहा था। अब अगर तुम्हें स्कूल की तरह, जैसे स्कूलों में होता है, बस बड़ा चैप्टर करा दिया, बच्चे को आया नहीं आया, एक क्वेश्चन हुआ, दो क्वेश्चन हुआ, आपको आखिर में होता हाँ भाई सिलेबस हो गया, और दो क्वेश्चन पूछो तो नहीं हो पाता। मेरे भाई किसी चीज को समझने में वक्त लगता है, एक बार जब समझ में आ जाती है तो फिर वक्त नहीं लगता। समझ में आ रही बात? यस सर। इसीलिए फिर हम मजबूर हो गए क्वेश्चंस कम कराने के लिए, वरना आपको याद होगा एक एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराते थे। दो चीजें हुई हैं, खैर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि दो चीजें हुई हैं। एक तो क्या हुआ, मैंने आपको जितना देने की कोशिश की आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, आप लोगों ने उसको। दूसरी चीज ये हुई कि फिर मुझे ये भी कहा गया कि सर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, बायो में बहुत सिलेबस हो गया। अरे मेरे भाई, बायो में और फिजिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। बायो में हर चैप्टर इंडिपेंडेंट होता है, एक बार है ना, इतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं होता। खैर, तो इसीलिए बेटा मैंने क्वेश्चंस फिर कम कराने शुरू करे, इसीलिए जल्दी जल्दी टॉपिक पा रहा हूँ। फिर भी करो, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बेटा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर आप जब कोई आदमी मुझे ऐसा बोलेगा तो मुझे भी तो तकलीफ होती है। और फिर आप जो है एक आदमी मेहनत करे, उस पर आप एक सवाल उठा दो, ठीक है, तो वो एक अलग बात हो जाती है ना। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन, आप ऐसा करो तो एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। एक रिंग ले लो बेटा, ठीक है, और इस रिंग के एक्सिस पे फॉर एग्जांपल लेट मी कॉल इट दिस इज 5r, और यहां से मैंने x की वैल्यू कितना ले लिया, 12r। x की वैल्यू कितनी ले ली, 12r, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज को वर्क डन, और ये पॉइंट क्या है P, और ये पॉइंट मान लो O, वर्क डन टू मूव अ चार्ज q, स्मॉल q, फ्रॉम सेंटर टू द एक्सिस, मतलब फ्रॉम O से लेके P तक। मैंने पिछले प्रॉब्लम में इन्फिनिटी से P पे लाया था, अब मैं O से P पे ले जा रहा हूं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसका रेडियस है 5r और इसका एक्सिस जो डिस्टेंस है वो 12r, और इस पे चार्ज, रिंग के ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो है कैपिटल। चलो इसको सॉल्व करो, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैंने पिछला वाला प्रॉब्लम कराया, ये वाला अगर आपने नोट किया होगा तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस प्रॉब्लम। अगर आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आप समझ के तो इसको भी सॉल्व करें। एक कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज को उठा के मैं सेंटर से उसके एक्सिस पे ले गया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल लेंगे, इंटरनल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालने के लिए माइनस साइन लगा देंगे, दैट विल गिव द आंसर। वर्क डन का फॉर्मूला वही होगा, कंसेप्ट क्यू डेल्टा वी। आप पहले P का पोटेंशियल निकालो, O का पोटेंशियल निकालो। O जो है सेंटर ऑफ द रिंग है तो सेंटर वाला फॉर्मूला लगा दो, P जो है एक्सिस ऑफ द रिंग है तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दो। सभी लोग कर रहे होंगे क्वेश्चन को, आई होप? यस सर। ठीक है, चलिए। और मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के भी दे दिया था पिछले वाली स्लाइड पे। ओके, राधिका का आंसर आ रहा है। राधिका आपने सिर्फ स्मॉल क्यू लिखा, कैपिटल क्यू भी तो होगा ऊपर, के कैपिटल क्यू, क्यू डेल्टा वी होगा ना।
यस सॉरी, वो क्या बोलते हैं राइटिंग में ना वो लिखा है मैंने ठीक, copy कोई में। बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो बेटा सबका बताओ सेंटर का पोटेंशियल क्या हो गया होगा? के क्यू अपॉन रेडियस, रेडियस कितना 5 है? 13, यस रेडियस 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 के सेंटर का निकालना। सिमरन करिए माइनस के क्यू बाई 13 है, ओके। अब पी का पोटेंशियल क्या होगा? एक्सिस वाला फॉर्मूला, एक्सिस वाला फॉर्मूला के क्यू अपॉन अंडर रूट रेडियस के स्क्वायर। रेडियस कितना 5r का स्क्वायर मतलब 25r स्क्वायर प्लस 12r स्क्वायर, 12 का मतलब 144r स्क्वायर। ये बन जाएगा कितना? के क्यू 144 प्लस 25 कितना होगा? 169r स्क्वायर। जोड़ो जरा, यस 169 लोगे तो कितना होगा? के क्यू बाई 13। ये आ गया मेरे पास। अब वर्क डन आपको बताया बेटा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, नो मैटर व्हाट एवर यू पाथ चूज, कोई भी पाथ लेके जाएंगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वर्क डन जो हो गया क्यू डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या हो गया? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाई 13r, और इनिशियल पोटेंशियल सेंटर क्या है? के क्यू ओवर 5r। के क्यू बाई आर कॉमन ले लो, के क्यू क्यू बाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/13 माइनस 1/5। एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया कितना? 13 5 65, इधर आ गया 5, इधर हो गया 13 माइनस 8, वेरी गुड, माइनस 8 के क्यू क्यू बाई 65r। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है मुझे, नो किसी ने ऐसा स्टूडेंट आंसर नहीं दिया। तो आपको ये समझ में आया कैसे हुआ बेटा? वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब माइनस में आने का मतलब क्या है बेटा? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई? सर रिलीज हुई। यस, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुआ, लॉस कैसे? यानी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज क्योंकि वर्क डन जो आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, डेल्टा यू क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो ओ का पोटेंशियल निकाला, पी का पोटेंशियल निकाला, दोनों को माइनस किया, आई गॉट द आंसर। ठीक है, यस सर। अब आप लोग चेक करिएगा क्यों बेटा आपका आंसर नहीं आ रहा था, क्या मिस्टेक कर रहे थे आप? सर हम इनिशियल की जगह ना क्या बोलते इन्फिनिटी चार्ज रखते थे। क्यों क्यों इंफिनिटी क्यों? मैंने साफ साफ बोला फ्रॉम ओ टू पी, इंफिनिटी पे रखते तो फिर पिछला वाला प्रॉब्लम इंफिनिटी पे था ना, यहाँ पे ये था इंफिनिटी, इसमें थोड़ी इंफिनिटी है। ठीक है, नोट कर लिया क्या प्रॉब्लम को? यस सर। अब चलिए आइए आप हेडिंग डालिए कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and potential, electrostatic potential. What is the relation between the two quantities? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का क्या रिलेशन होता है, जरा इसको करके देखते हैं। ठीक है, किया जाए, स्टार्ट किया जाए बेटा। यस सर। सभी लोग रेडी हैं समझने के लिए और नोट करने के लिए और बिल्कुल अलर्ट है क्या सब लोग? नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस सर। देखो बेटा, हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे, ठीक है, और लेट मी अज्यूम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, आप मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ भी करते रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैंने रैंडमली कहीं पे मान लिया, एक चार्ज को आपने उठा के यहाँ पे यहाँ से आना है, ये क्या मान लिया आपने? dr, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, मतलब आप एक चार्ज को, ओहो सॉरी इरेज हो गया पूरा, फिर से लिखता हूं मैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये रहा मेरे पास टॉपिक। देखिए अब मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने एक चार्ज को जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल चार्ज क्यू को यहां से यहां मूव किया, और मान लेता हूं मैं कि स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, एक चार्ज को उठा के यहां से यहां ले गए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा हो गया क्या? थीटा। ठीक है, अच्छा। अब मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यस सर। अच्छा, अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं
तो क्या इसको मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस डी लिख सकता हूँ? माइनस, यस सर। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पोटेंशियल होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू, तो मैं इसको dv इज इक्वल टू du बाई क्यू लिख सकता हूँ, और या फिर मैं du इज इक्वल टू क्यू dv लिख सकता हूँ। ये रिजल्ट भी मैंने बताया था कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 20 किलोग्राम मैंगो का प्राइस 200 है, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगो। उसी तरह अगर 100 जूल का चार्ज वर्क डन 10 कूलम का चार्ज 100 जूल है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन फॉर 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के वर्क डन को पोटेंशियल बोला जाता है। तो हम यहां से ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं, स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ड्यू की जगह क्यू डीवी। आई होप समझ में आ रहा होगा। यस सर। अच्छा, वर्क को बेटा तुम 11th क्लास से क्या लिखते हो? एफ डॉट डी आर लिखते हो, याद आ रहा है? यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ इज इक्वल टू क्यू लिखते हो। यस सर। अच्छा, तुम्हें क्या कुछ फील हो रहा है कि सर आप तो जो कुछ शुरू से पढ़ा है सारा चीज लिखते जा रहे हैं आप? यस सर। कुछ फील हो रहा है? यस सर। क्यू ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस क्यू डीवी। अब क्यू बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यू से क्यू कैंसिल कर दूं दोनों तरफ, कर सकता यस हूं? सर। अच्छा, yes, ई डॉट डी आर को ए डॉट बी को क्या लिखता हूं? ए बी कॉस थीटा, ए डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी। तो क्या मैं यहां से ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर लिख सकता हूं? यस सर। यस, यही रिजल्ट है मेरा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप चाहो तो एक वेरी और लगा देना, ठीक है? यस सर। ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी बाई डी आर क्या होगा? मैं डीवी टाइप दीवार, इसको क्या बोल सकता हूँ? डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, या फिर और क्या बोलते हैं? रेट ऑफ पोटेंशियल चेंज। विद रिस्पेक्ट से चेंज करेगी वैल्यूज की। बिल्कुल सही, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, बिल्कुल सही। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, समझ में आ रहा है इसको। ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये रिजल्ट का डेरिवेशन याद कर लीजिए, बोर्ड में पूछ सकता है, कंपटीशन में समझे रहेंगे तो ही याद रहेगा आपको। ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, रिजल्ट याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ पोटेंशियल चेंज। ठीक है, नोट कर लिया बेटा इसको, सारी चीजों यस को। सर। यस ठीक है। सर। अच्छा, अब मान लो तुम, अगर अब मान लो, अरे यार क्या हो गया ये? अब नाउ अज्यूम दैट आपने क्या रिजल्ट निकाला? ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखिएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को 0.1 से 0.2 लेके गया, तो थीटा क्या हो गया बेटा? 0 हो गया क्या? 0। थीटा जीरो का मतलब आप मूव करें अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेंगे तो क्या आपका थीटा 0 होगा? और यस 0 सर। होने का मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 तो होती क्या है। ये रिलेशन इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर? माइनस डी। यस सर। तो याद रखिएगा, ये वाला रिलेशन तब अप्लाई करेंगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हैं। ये वाला एक जनरल रिलेशन है। ये वाला क्या है? तो आप ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आप एक चीज ये देखो बेटा, एक चीज ये देखो कि डीवी बाई डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीवी को मैं माइनस ई डी आर लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं
इंटीग्रेट, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ई डी आर। याद रखिएगा ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपको पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल से तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के लिए क्या कर दो, डिफरेंशिएट। समझना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। याद रखना माइनस साइन के साथ, विथ माइनस, विथ एक माइनस भी लगा। देखो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया, पोटेंशियल आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके ठीक, नोट कर लिया इसको, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, डिफरेंशिएट कर दो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछ रहा है, इंटीग्रेट कर दो। याद कर लो इसको, ये जो मैंने बनाया है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी, बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, शॉर्टकट है। तो इस स्लाइड पे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको मैं ये लगा रहा हूँ, ई cos थीटा इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, और एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये रेड वाला जिसको मैंने मार्क किया है। ठीक है यस सर। सर, वो जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे मेरे, वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा। अब देखिए बेटा, अगर मैं ये मान लूं फॉर एग्जांपल, आप यहां से थीटा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज को मूव करें। बहुत ध्यान से सुनना, आपका मूवमेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डी आर है। मैं बड़ा बना, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने दिखाने के लिए बड़ा बना रखा। थीटा कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो अगर आप इफ यू आर परपेंडिकुलर, आप लिखिएगा आप पिछला वाला प्रॉब्लम क्या था, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 0 था। अगर मैं परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चल जाऊं, अगर मैं परपेंडिकुलर टू फील्ड चलूं, इफ आई एम मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो जो मेरा रिजल्ट है ई cos 90 इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। कौन है भाई, ठीक है, वेरी गुड। तो cos 90 की वैल्यू 0 है। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड किया है तो cos 90 क्या होगा, 0 इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो इसका मतलब dv बाई डी आर अगर 0 है तो क्या मैं लिख सकता हूं, v विल बी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। समझना है क्या बात। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे क्या मिला कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो द पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नोट करने की बात क्या आ गया। अगर इफ चार्ज इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर आप फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, देन क्या चीज कांस्टेंट होगी बेटा, व्हाट विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या, डेल्टा वी को 0 लिख दूं। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो फाइनल भी सेम, इनिशियल भी सेम, कांस्टेंट। डेल्टा वी 0 होगा तो वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जिस लाइन पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल। पोटेंशियल लाइन, इक्वल पोटेंशियल से बना हुआ इक्विपोटेंशियल। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है क्या, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिएगा इस बात को, इक्विपोटेंशियल लाइन यानी वो लाइन, या फिर आप सरफेस ही बोल सकते हो। अगर मान लो लाइन है तो लाइन, और अगर मान लो पूरा पेज हो गया तो क्या हो गया, सरफेस हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस जो होता है
वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। आपको मैंने डेरिवेशन दिखा दिया, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर जाएंगे तो थीटा 90 cos 90 0, तो dv by dr 0 होगा, तो v क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। शॉर्ट में मैं एक चीज लिख सकता हूं। हाँ जी बेटा, दूसरा केस समझ में आ गया क्या? पहला केस क्या था, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 0, तो इज इक्वल टू माइनस dv by dr आ गया। और अगर परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो cos 90 0, पोटेंशियल का होगा कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। यस ठीक सर, है। हो गया। नोट कर लिया सभी ने? यस यस सर। सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे पास आ गया, आपने डेरिवेशन कर लिया किसका, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। अच्छा, थर्ड केस अगर मैं बताऊं, अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो व्हाट आई नो, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dv by dr। एक तो मेरा इक्विपोटेंशियल लाइन होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या एंगल, कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो आप याद रखिए, इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर मैं बोल दूं किसी ऐसी जगह पे आप जहां पहुंचे, एक ऐसे रीजन, एक ऐसी स्पेस पे पहुंचे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, 0 है, तो ये वाला टर्म बेटा 0 हो जाएगा, तो dv by dr क्या हो जाएगा, 0। अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब v क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। एक बात और याद रखिएगा कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सर मैं आपको कल सभी क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, मैं जो पेंडिंग क्वेश्चन। ठीक है बेटा सिमरन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको, आपका क्वेश्चन मुझे मिल गया था। तो आप एक दूसरी बात ये नोट करने की, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एनी पॉइंट, या फिर एट एनी रीजन, किसी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन एनी रीजन, किसी जगह पे, किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सो उस जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल, सो पोटेंशियल विल बी व्हाट, सो कांस्टेंट। विल बी कांस्टेंट। आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे आपने देखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 थी, कोई एग्जांपल कोई दे सकते हैं? जैसे हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर था, जब हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, 0 आया था। 0। इसका मतलब इनसाइड जो था बेटा, इनसाइड जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो क्या मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट मान सकता हूं? यस सर। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है देन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे, अंदर हर पॉइंट, चाहे पॉइंट 1 लो, पॉइंट 2 लो, पॉइंट 3 लो, क्या मेरा पोटेंशियल 1 का और 2 का और 3 का, ये तीनों पोटेंशियल बराबर होंगे? यस सर। यस बोलो, सर। तो अगर मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाऊं तो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन 0। अरे भैया वर्क डन 0 आ जाएगा ना, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, अगर मैं एक वर्क डन टू मूव चार्ज इनसाइड स्फीयर, टू मूव चार्ज, अगर मैं कह दे कि अगर एक होलो स्फेरिकल सेल के अंदर, होलो स्फीयर के अंदर एक चार्ज को मूव करूं, मूव चार्ज इनसाइड शेल, इट विल बी व्हाट, 0, बिकॉज डेल्टा V क्या है, 0, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम किस लिए, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल इनसाइड वाला पोटेंशियल होगा किसके बराबर, सरफेस के बराबर। किसके बराबर बेटा, सरफेस। जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल हर पॉइंट पे अंदर के बराबर होगा। तो आई कैन से V1 V2 V3 का बराबर होगा इस पे, सरफेस के। और सरफेस का पोटेंशियल याद होगा, मैंने पीछे डेरिवेशन अभी नहीं कराया, इट विल बी व्हाट, K Q by कैपिटल R, याद रखिएगा।
कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल हर पॉइंट का कांस्टेंट होता है, और वो पोटेंशियल किसके बराबर होता है? सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, जो कि होता है कितना? KQ बाई रेडियस। लिख लो जरा, नोट करने की बात क्या है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, potential inside will be equal to surface, और वर्क डन क्या होगा मूव करने में? व्हाट विल द वर्क डन टू मूव द चार्ज? जीरो। डेल्टा V 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डन। इज दिस डन बेटा? सभी लोग का हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एक और आपको कंसेप्ट देते हैं, जस्ट वन लास्ट कंसेप्ट, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, देखिए मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मान लो आप यहाँ पे खड़े थे, एक चार्ज यहाँ पे था, लेट मी से, देखिए बहुत ध्यान से, पॉइंट 1 से आप पॉइंट 2 गए, मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट 1 से आप पॉइंट 3 गए, मतलब परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और पॉइंट 1 से आप पॉइंट 4 गए, मतलब क्या हुआ? अपोजिट टू द फील्ड। तो आप देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या है, थीटा ई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? व्हाट इज द रिलेशन? जल्दी बताओ मुझे, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टीवी ओवर माइनस डीवी बाई डी आर। अब यहां से एक बात समझो बेटा, अगर मैं 1-2 पाथ की बात करूं, 1 से 2 का, तो थीटा कितना होगा? 0। थीटा क्या हो गया? 0। कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो ई की वैल्यू क्या हो गई? माइनस डीवी बाई डी आर। ई की वैल्यू क्या हो गई? माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि पोटेंशियल क्या हो रहा है? माइनस के साथ आ रहा है। डीवी क्या है? माइनस। माइनस का मतलब क्या? इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? रिलीज हुई, मतलब डिक्रीज हुआ। इसका मतलब डीवी जो चेंज है वो घटा है। अगर घटने का मतलब क्या है? फाइनल वैल्यू कम है या ज्यादा है? फाइनल वैल्यू कम है। भाई आप 10 से 8 पे जाओगे तो 8 में से 10 करोगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब आप ये क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल डिक्रीजेस। नेगेटिव आया, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपका पोटेंशियल क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है क्या? ठीक है, तो अब तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल ऑफ 2 इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ 1। बोल सकता हूं क्या? कैन आई राइट लाइक दिस? यस ठीक सर। है, चलो अब बेटा मैं आपसे पूछूं कि 1 और 3 को मूव करो। ये रहा 1 से 3 का। 90 डिग्री का होगा फिर इनके बीच में। हाँ, तो थीटा कितना होगा नाप पे? 0, मतलब 90 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया। अब मैंने आपको बताया था अगर आप परपेंडिकुलर टू द फील्ड चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब 1 और 3 का पोटेंशियल सेम होगा। अब है ना, तो ये बन जाएगा E इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, जिसको मैंने लिखा था 0 इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो डीवी क्या, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो V क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो 1 इक्वल टू V1 इक्वल टू V3 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, अब जरा थर्ड केस देखो, तुम 1 से कहाँ गए? 4 की तरफ, तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ, क्या थीटा 180 डिग्री है? यस सर। यस तो ये मेरा dr और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अब cos 180 कितना होता है? -1। नहीं सर, 0 होता है। अरे भैया cos, अच्छा कब से 0 होने लगा? cos 180 बोल रहा हूँ, sin 180 नहीं बोल रहा हूँ। cos -1 होता है। अच्छा हाँ सर। जेई की स्टूडेंट हो के ऐसे शर्मिंदा करोगे। cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1। अब जरा तुम रिजल्ट लगाओ,
E cos 180 इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। cos 180 की जगह -1 रख दो, माइनस dv बाई dr। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। और तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा dv इज इक्वल टू e dr। अब बताओ ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सब पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? डीवी बढ़ा है, पोटेंशियल बढ़ा है। इंक्रीज हुआ है सर। यस एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज। पोटेंशियल क्या हुआ है? इंक्रीज। मतलब मैं एक लाइन में लिख सकता हूं क्या कि 4 का पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे? 1 से। यस 4 का सर। पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे? 1 से। ठीक है। यस सर। अब देखिए आप इस चीज को नोट कर लें, जब तो मुझे बताया तो मैं आपको इसका कंक्लूजन बता, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सर हो गया। और लोग बताएं अगर हो गया हो तो। सर हो गया ये। देखो बेटा, आपने कंक्लूजन क्या देखा कि अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो पोटेंशियल घट रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हूं तो पोटेंशियल जीरो कांस्टेंट है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। याद कुछ पैटर्न समझ में आया क्या? यस पैटर्न ठीक है। अब इसी चीज को आप कंक्लूजन के फॉर्म में लिख दो। कंक्लूजन क्या है? लिखेगा, हेडिंग डालेगा कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन? या नोट करके क्या लिखेंगे? कंक्लूजन क्या बेटा हमारा? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक कंक्लूजन, ये सब कुछ करने का कंक्लूजन क्या है, जिसको आप बोल्ड लाइन में हाईलाइट करके लिखिएगा अपने नोट्स में। क्या है पहला पॉइंट? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलोगे, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपेंस? पोटेंशियल बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? घटेगा। सर डिक्रीज होएगा। डिक्रीज होगा। दूसरा कंक्लूजन क्या? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हो तो सर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड, जिसको आप इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। यस सर। पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और अगर आप अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हो तो सर इंक्रीज होता है। लिख लीजिए इस बात, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन? पोटेंशियल इंक्रीजेस। इज इंक्रीज। ठीक है, ये कंक्लूजन याद रखिएगा हमेशा कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, अपोजिट टू द फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, परपेंडिकुलर टू द फील्ड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। ओके वेरी गुड, नोट कर लिया? यस सर। अच्छा अब आप देखिए सभी स्टूडेंट जो यहाँ ज्वाइन किए हुए, अब आपको नहीं लग रहा है कि सर कितना तेज चलने लगा सिलेबस और आप सब समझ रहे हैं, यस सर। है ना? तो यस बेटा सर। एक बात समझिए, एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने एक बात बोली है, वो बात ये है कि, और ये अक्लमंदों की बात होती है, सब्र वालों की बात होती है कि इफ आई विल गेट 1 hour टू कट अ ट्री, तो आई विल स्पेंड हाफ ऑफ माई टाइम टू शार्पन द टूल। फिर से बोले, यस इफ आई विल गेट 1 hour टू कट अ ट्री, अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले आधे घंटे उसमें लगाऊंगा अपने टूल को शार्प करने में, टूल को तैयार करने में। आई बात समझ में क्या? सो दैट कि जब मेरा टूल स्ट्रांग रहेगा, जब मेरा बेस स्ट्रांग रहेगा बेटा, तो मैं उस पेड़ को दनादन फटाफट फटाफट काट डालूंगा, है कि नहीं? लेकिन अगर मेरा टूल खराब है और मैं जल्दबाजी में जाकर काटने लगूंगा तो व्हाट विल हैपन? टूल भी टूटेगा और काम भी नहीं होगा और निराशा अलग हो जाएगी। यस सर। समझ में आया क्या? यस नहीं सर। समझ में आई बात? सर आ गई। समझ में आया? तो ये है जिंदगी का फलसफा। और लेकिन ये बेटा ये सब्र वालों का काम होता है, जो हर कोई नहीं समझ पा। तो आप जो बेसिक से, बचपन से चीजें बेसिक में स्ट्रांग, सब्र के साथ बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाई जाती है, उसका मकसद ये होता है एक बार आपका टूल और बेस स्ट्रांग हो गया, फिर तो ये देखो तुम कैसे दौड़ोगे।
तुम्हें रोक भी नहीं पाएगा कोई। समझ में आई बात क्या? यस सर। अभी आप देखो, जैसे मैंने अभी हमारा जो ड्रॉपर बैच था जिसको मैंने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने 8 मंथ्स के अंदर 7 to 8 मंथ्स में पूरा 11th का पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और आपको हम बताएं शुरू के 3 महीने में सिर्फ 11th क्लास का 5 चैप्टर हुआ था। अब आपको होगा सर ये कैसे, 3 महीने में 5 चैप्टर और अगले 4 महीने में 15 चैप्टर, ये कैसा हो गया? आपको कुछ समझ ना रहा है? क्योंकि शुरू में टाइम ज्यादा लगता है, क्यों? बाय बेस बंदा होता है, प्रोसेस शुरुआत हो रही है, बहुत सारी कमियां थी उनको दूर करा जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? वो जब वो कमियां दूर हो गई, वो बेस बन गया, अब क्या यार, अब तो बस सटासट बिल्डिंग खड़ी करो, अब करना ही क्या है? यस। चलिए, ये फलसफा याद रखिएगा मेरे नाम से, बाबा राकिब का फलसफा ये। ओके, ठीक है। अब आप लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, लिखिएगा पोटेंशियल। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। एक हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समराइज कर दूं। सर जी आपने मंडे को एक्स्ट्रा क्लास के बारे में, एक सिमरन स्टूडेंट है जिन्होंने कहा सर हमने एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बात किया, तो वो आप कब लोगे? मैंने बेटा बात की थी मैनेजमेंट से एक्स्ट्रा क्लास के बारे में। अब वहां से मैंने जिस दिन बात हुई मैंने उसी दिन मैंने मैसेज डाल दिया था। मेरे पास कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया है, तो अब आप अपने हैंड से बात करिए। अगर मैनेजमेंट एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करेगा तो मैं लूंगा। मैंने उनसे बात करी थी कि सर आई वांट टू टेक एक्स्ट्रा क्लास फॉर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ क्लास 11। तो अभी तक मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया। अब आप लोग देखिए, आप लोग बात करिए, इफ दे कैन अरेंज एनी क्लास आई विल श्योरली टेक। ठीक है? यस सर। यस। तो अब देखिए, पहले बेटा मैं एक हॉलो स्फीयर ले लूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चार्ज क्या होगा क्यू, रेडियस क्या होगा इसका। हाँ, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है हॉलो की वजह से? अगर आप इनसाइड थे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था क्या? और अगर आप सरफेस पे आ गए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर आ गया था। KQ अपॉन R वेरी स्क्वायर। गुड, बहुत अच्छा। और जब आप बाहर आ गए तो ये लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर KQ अपॉन स्मॉल r r का स्क्वायर। वेरी गुड, अब ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने आपसे बताया था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है तो ये रिजल्ट मेरे पास है क्या? ये सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डिफरेंशिएट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे जाना है कहाँ पे? पोटेंशियल की तरफ, तो इंटीग्रेट करना होगा बेटा। अब देखो मैंने अभी बताया था कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इनसाइड की बात करेंगे, कहाँ है इनसाइड? ये सरफेस, ये आउटसाइड, मतलब ये इनसाइड वाला पॉइंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट है, और ये आउटसाइड वाला। ठीक है? यस सर। अब देखिए, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये वाला केस, तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। एग्जांपल मैंने हॉलो स्फीयर का दिया था, तो हॉलो स्फीयर का बेटा अगर आप एग्जांपल लेंगे तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट। और किसके बराबर होगा? सरफेस के बराबर। सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R। ठीक है, इसी तरह सरफेस पे जब आ जाओगे, इंटीग्रेट करके आप निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, आपको क्या मिलेगा? KQ/R। और जब बाहर आ जाओगे तो इट विल अपीयर लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, और पॉइंट चार्ज क्यू से पोटेंशियल क्या होता है बेटा? KQ/R स्मॉल r, स्मॉल r। ठीक है, Yes, KQ/स्मॉल r, KQ/स्मॉल। तो इसको जरा ध्यान से लिख लीजिए, KQ/स्मॉल। नोट कर लिया क्या? कभी कभी क्वेश्चन बेटा आपसे ये चार्ज के बजाय चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेगा, तो आपको पता होगा चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया। यस सर। तो मैं क्या यहां से Q को
चार डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिखो जरा, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? सर लिख सकते हैं। लिख सर सकते लिख सकते हैं। हैं। ओके, वेरी गुड। अब आप जो है यहाँ पे क्यू की जगह रख दो। क्यू की जगह क्या रखोगे? एक तो देखो फॉर्मूला मुझे मिल गया के क्यू बाई आर मिल गया, उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन चार्ज क्यू देना देकर सिग्मा दे देगा। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, तो के की जगह मैंने 4 जो पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा। सॉरी आर स्क्वायर, तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लिख दिया मैंने सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या लिख दिया मैंने? आर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल बेटा, यस आर से आर कैंसिल, आर से आ रही है तो सर। तुम्हें क्या मिल रहा है? सिग्मा सिग्मा आर ओवर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। याद रखना ये फॉर्मूला बेटा, याद रखना। तो पोटेंशियल सरफेस पे दो फॉर्मूला आ गए। ओके मैम, आई विल मेक यू द होस्ट। पोटेंशियल सरफेस में मुझे मिल गया के क्यू बाई आर, कैपिटल आर किसके टर्म में? चार्ज के टर्म में, और सिग्मा के टर्म में मुझे क्या मिल गया? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यस सर। यस सर। अब देखो मैं अब इसी तरह मैं जो है ये वाला आउटसाइड वाले का पोटेंशियल अगर निकाले तो ये था कितना? के क्यू बाई स्मॉल आर, और क्यू की जगह के की जगह मैं रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह रख दिया मैंने सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल बेटा, यस सर। तो क्या मिल रहा है मुझे? आई एम गेटिंग सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट आर। स्मॉल आर। याद रहेगा? यस सर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव ऑन योर स्क्रीन। अब मैं इसको समराइज भी कर दूंगा, डोंट वरी, अभी मैं समराइज कर देता हूँ इसको जल्दी से। ओके नीरज आ रही है आज? क्या बात है, बहुत वेदांत नहीं आया, नीरज भी नहीं आया। तो आप इसको नोट कर लिए। अब देखिए मैं इसको समराइज करता हूँ जल्दी से, एक बार एक लाइन में फटाफट समराइज कर लो। नोट कर लिया बेटा? डेरिवेशन हो गया मेरे पास। यस सर। सर आई एम इल। ओह नीरज, आपको क्या क्या बात है यार? आपके क्लास के सभी बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, किसी को फीवर है, कोई आज बीमार है। देखिए एक स्टूडेंट है नीरज जो कि बीमार है लेकिन फिर भी क्लास में प्रेजेंट है। बहुत अच्छा बेटा, और आई होप आपका ये जो एटीट्यूड है ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, हार नहीं मानने वाला। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको देखा क्या कि इनसाइड पे बेटा मैं जल्दी से लिख दूं, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? 0, और पोटेंशियल क्या आ गया? कांस्टेंट, सरफेस के बराबर, सरफेस के बराबर, और इसका फॉर्मूला क्या आ गया? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। आर ओवर एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे क्या आ गया? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई कैपिटल आर, जिसको सिग्मा के टर्म में लिखा जा सकता है सिग्मा आर एप्सिलॉन। बाहर जब पहुंच गए तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई स्मॉल आर, सिग्मा के टर्म में आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिख लिया। ये किसकी वजह से? ड्यू टू अ हॉलो शेल। अच्छा, यही सेम फॉर्मूला सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। यस सर। तो जो फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा है सेम एज हॉलो, सेम है जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसी को कॉपी कर दीजिए। यही फॉर्मूला किसके लिए आएगा? ये किसके लिए था? हॉलो के लिए, हॉलो के लिए। और यही फॉर्मूला किसके लिए होगा? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यस ठीक है, तो एक क्वेश्चन करा के हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यस सर। चलें आगे? यस सर। रेडी एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, नीट में पूछा गया प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दे रखा बेटा? r। अब कह रहा है एट अ डिस्टेंस, सॉरी सर कहीं पर गया था इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन यूट्यूब से कर लूंगा। ठीक है बेटा, क्लास अगर आप किसी जेन्युइन रीजन से नहीं थे, ये अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब से ज्वाइन कर लूंगा।
ताकि आप कल की क्लास में एंजॉय कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस, क्वेश्चन कह रहा है एट अ डिस्टेंस हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे चार्ज क्यों है? एट अ डिस्टेंस, एट डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम सेंटर, कह रहा है सेंटर से 2r पर इलेक्ट्रिक फील्ड is E. So what is the electric field? Electric field at a distance of r/2 from center. कह रहा है अगर r मतलब सेंटर से 2r आप जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड का E है। तो अब कह रहा है r/2 पे क्या होगा, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको 2e e/4 और d हो गया 0। कौन सा ऑप्शन होगा? टेल मी फास्ट, टाइम ओवर हो चुका है, जल्दी बताएं। Which option? क्या चीज? हाँ देखा मैंने, मेरे भाई r/2 कहाँ होगा? r/2 अंदर होगा बाहर होगा? 2r कहाँ पे है? बाहर सर यहाँ पे। और r/2 क्या होगा? अंदर होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सर 0 होती है। इतना आसान प्रॉब्लम था, क्या ही कर रहे हो यार तुम लोग। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। अब आपके लिए टास्क दे रहा हूं मैं, कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी में फाइंड करिए। ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। सरफेस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सरफेस का मतलब क्या होगा? जब डिस्टेंस हो जाए रेडियस के बराबर। जरूरी नहीं है कि इसमें से मैच करे, आप मुझे कल इसका आंसर बताएंगे। तो क्लास ओवर हो गई है, द नेक्स्ट टीचर मे बी वेटिंग फॉर यू। हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, वेलकम यू ऑल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। और कल जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अगले वीक हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर कैपेसिटेंस। ठीक है? गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। यस सर।